स्वागत है आपका प्रेजेंट आईएएस के करंट अफेयर के सेशन में। ठीक है, 29 का करंट अफेयर देखेंगे आज हम। जैसा कि हम लोग का चला आ रहा था कंटिन्यू, ये आप जान रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए बीपीएससी के लिए, बीएसएससी के लिए और एसआई के लिए। प्रेजेंट आईएएस का भी चल रहा है। ठीक है, जहां से भी आप लगा रहे हैं लगाते रहिए, लेकिन एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट जरूर लगाते रहिए। चलिए शुरू कर रहे हैं। आज जो देख लेते हैं, देखिए आज का टॉपिक ये है गोल्डन पासपोर्ट, एनजीटी, रैट होल माइनिंग, निसार मिशन, इंडिया चाइना रिलेशन। एंड ये आपके लिए है, इसको आपको करना है और बताना है कि ये है क्या। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले है गोल्डन पासपोर्ट। तो गोल्डन पासपोर्ट क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। निवेश के जरिए अगर आप कहीं की नागरिकता लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गोल्डन पासपोर्ट। अभी ये मामला सामने आया है कि तुर्की में जो है सबसे ज्यादा जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद नागरिकता ली जा रही है, तो उसी को कहते हैं गोल्डन पासपोर्ट। देखिए, गोल्डन पासपोर्ट refers to a facility offered by some countries whereby foreigners can get citizenship status by making a significant investment or by buying house in that country। कहीं भी आप निवेश करके अगर नागरिकता लेते हैं तो उसको गोल्डन पासपोर्ट कहते हैं। ये अपने इंडिया से कैसे कनेक्टेड है, आपको जानना होगा कि इंडिया में नागरिकता का क्या प्रावधान है। इंडिया में 5 to 11 पार्ट 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकता की परिभाषा देता है आपको। ठीक है, नागरिकता की कंडीशन बताता है कि कब कब आप भारत के नागरिक होंगे और कब भारत के नागरिक नहीं होंगे। आर्टिकल 5 to 11 आपको याद रखना, अपने एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से आपसे पूछा जा सकता है कि नागरिकता का कंसेप्ट संविधान के कौन से पार्ट में मेंशन है, तो पार्ट 2 में है, 5 to 11 आर्टिकल तक। ठीक है, आर्टिकल 5 भी याद रखिएगा कि संविधान के बनने पर नागरिकता, और आर्टिकल 11 में यह है कि आपकी नागरिकता को रेगुलेट किया जा सकता है पार्लियामेंट्री लॉ के थ्रू, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के थ्रू। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आर्टिकल 10 जो ये कहता है कि आपकी एक बार अगर आपको भारत की नागरिकता मिल गई तो आपकी नागरिकता कंटिन्यू बनी रहेगी। तो आर्टिकल 10 भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता अपनी मर्जी से लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, तो यहां से ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एनजीटी को समझेंगे। नेक्स्ट हमारा एनजीटी है। एनजीटी का मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ठीक है, ये एक ट्राइब्यूनल है जो कि कोर्ट ना होते हुए भी कोर्ट की तरह काम करती है। ठीक है, इसका कंसेप्ट जो है 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, और ये जो है पार्ट जो आपका 14A है, इसमें जो है अमेंड करके लाया गया था। इसमें 2 ही आर्टिकल है, 323A एंड 323B। ठीक है, ए वाला जो अमेंडमेंट आर्टिकल है 323A, ये आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल है, और इसके अलावा कोई सा भी ट्राइब्यूनल होगा आर्म्ड फोर्स के अलावा तो वो 323B में जाएगा। तो इसीलिए जो एनजीटी है ये जो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये 323B में आएगा। ठीक है, और इसी की तरह एक और ट्राइब्यूनल है आपका NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और इसी की तरह फिर एक और ट्राइब्यूनल है आपको NCLT हो गया, आपका NGT हो गया, और उसके बाद आर्म फोर्स हो गया, एक है आपका NCLAT। ठीक है, ये जो है 2016 में आया। ठीक है, बारी बारी से देख लेते हैं कि कौन कब आया है, आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। तो सबसे पहले आप जो है AFT याद रखिएगा। AFT जो है आपका 2007 में आया है। इसके बाद NGT आया है आपका, ये जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, 2010 में आया है। ठीक है, इसके बाद आपका एक NCLT आया है 2013 में। ठीक है, इसके बाद फिर आपका NCLAT आया है, और ये है नेशनल कंपनी लॉ एप्लीएट ट्राइब्यूनल 2016 में। ठीक है, अब देखते हैं कि ये अभी न्यूज में क्यों है। ठीक है,
ये जो रैट होल माइनिंग जो अगला हमारा कंसेप्ट है वो जो है 2018 में उसको बैन कर दिया गया था। 2018 में बैन कर दिया गया था, इसी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बैन किया था। इसका काम है प्रोटेक्ट करना, एनजीटी का काम है प्रोटेक्ट करना। किसको प्रोटेक्ट करना? ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगी, उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करेगी, और उसके बाद आपका इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन देना और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, इसका काम है। एनजीटी जो है काम करती है एज कोर्ट की तरह काम करती है, लेकिन ये काफी जुडिशियरी बॉडी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू साल 2010 में बनाई गई थी, ठीक है। यहां से ये चीज आप याद रखिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है, नेचुरल रिसोर्सेज है, और इन सब के डैमेज के लिए आपको कंपनसेशन पे करने के लिए एनजीटी के थ्रू से बोला जा सकता है, ठीक है। अगर आप कोई कंपनी बनाते हैं, एनसीएलटी का यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। अगर आप कोई कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं और अगर उसके लिए सालाना मीटिंग जो होती है एजीएम, एनुअल जनरल मीट, अगर ये नहीं करते आप तब आपको एनसीएलटी समन भेज सकती है। तो सारी जो ट्राइब्यूनल है सबका सब कोर्ट की तरह काम करती है, अलग अलग स्पेसिफिक चीजों को देखती है। जैसे कि एनसीएलटी कंपनीज के डिस्प्यूट को देखेगी, एनजीटी जो है नेचुरल रिसोर्सेस, इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट के डिस्प्यूट को देखेगी। इसी तरह से जो है आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल जो है आर्म फोर्सेस की सर्विसेज को, अपॉइंटमेंट को रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होगा उसको देखेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं राइट होल माइनिंग। राइट होल माइनिंग इज द, पहले समझते हैं कि राइट होल माइनिंग क्या है और क्यों न्यूज में है। राइट होल माइनिंग इज द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कोल बाय डिगिंग वेरी स्मॉल पिट्स नॉट मोर देन 4 फीट वाइड, ठीक है, ऑन दिसंबर 2018। ओके गुड। देखिए राइट होल माइनिंग जो है मेघालय में होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि राइट होल माइनिंग कहाँ होता था, तो मेघालय में। और कहाँ मेघालय में? जैंतियाज हिल में। ये जो देख रहे हैं आप पहाड़ में, ये इसी को कहते हैं राइट होल माइनिंग, इसी को कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो आप ये देख रहे हैं होल, इसमें जो है बच्चों को अंदर भेजा जाता था और इनसे इसी के जरिए से कोयला निकलवाया जाता था। ये देखिए, अभी जो ये न्यूज में क्यों आया, उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू जो चल रहा है उसमें जो है राइट होल माइनिंग के जरिए ही जो है आपको एक 41 मजदूरों को निकाला गया है यहाँ से, ठीक है। हालांकि ये साल 2018 में ही बैन कर दिया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, कोर्ट के थ्रू इसको बैन कर दिया गया था। क्यों हुआ यह था कि 15 वर्कर्स की जो है जान चली गई थी, मिस हो गए थे। उसके बाद जो है पता चला कि उनकी मौत हो गई है। इसी को लेकर साल 2018 में जो है इसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। एक बार साल 2014 में भी जो है इसको बैन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस टाइम स्टेट गवर्नमेंट ने इसको चैलेंज कर दिया था, जिसकी वजह से ये साल 2018 तक कंटिन्यू रहा। और फिर साल 2018 में एनजीटी ने इसको पूरी तरह से बैन कर दिया था। अभी ये किस तरह से न्यूज में है? अभी न्यूज में इसलिए है कि इसको उत्तराखंड में इसी के जरिए जो है 41 मजदूरों को निकाला गया, ठीक है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या ये आपसे पूछा जा सकता है कि राइट होल माइनिंग कौन से स्टेट में होती थी, ठीक है, या होती है, इस तरह से कुछ पूछा जा सकता है आपसे, तो आप ध्यान रखिए कि ये मेघालय में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूरे साल न्यूज में बना रहता है, निसार मिशन, ठीक है। निसार मिशन क्या है? निसार को अगर देखेंगे तो निसार जो है आपका 2 से बना हुआ है। एक आपका है नासा, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा है आपका इसरो, ठीक है। नासा जो है आपको 29 जुलाई 1958 में बना, जबकि इसरो आपका जो है 15 अगस्त 1969 में बना। ये दोनों जो है ज्वाइंट मिशन लेके आए हैं निसार। निसार कब लेके आया गया था? ये साल 2014 में लाया गया है और 2024 से ये ऑपरेशनल हो जाएगा, ठीक है।
और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अर्थ में जो है चार चीजों पर इसका मेन फोकस रहेगा, चार चीजों पर इसको काम करना है, अर्थ के डायनेमिक पर, अर्थ के कोल्ड रीजन पर, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पर, और वाटर ऑब्जर्वेशन में इसका काम रहेगा निसार का, जो कि 2024 से ऑपरेशनल होगा इंडिया के थ्रू। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस जो है आपको ये भी जानना जरूरी है कि इसरो जो है काफी न्यूज में रहता है, इसके बारे में आपको जान लेना जरूरी है। इसरो का अभी जो है 2023 में जो है 2 इम्पोर्टेंट मिशन चला है, एक चंद्रयान 3 और दूसरा आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1 लैंगर 1 है। ठीक है, और ये सन के लिए था, सन के ऑब्जर्वेशन के लिए था, और ये जो था चंद्रयान आपको मून पर साउथ पोल पर लैंडिंग के लिए था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चंद्रयान जो है आपका 31 अगस्त को गया था और 22 सितंबर को इसने लैंडिंग ली, जबकि आपका ये आदित्य L1 जो है नवंबर में गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों का मंथ याद रखिएगा। और एक जो है चांद पर गया है और एक जो है सन के ऑब्जर्वेशन में गया है। ठीक है, और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो आपके न्यूज में बना हुआ है, तो आपके पेपर में भी हो सकता है, इसके बारे में आप जरूर जानिएगा। HEL1OS। ठीक है, हाई, इसका पूरा का पूरा नाम भी आपसे पूछ सकता है, हाई एनर्जी लैंगर 1 ऑर्बिटिंग स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, ये जो है अर्थ सन के वेवलेंथ को डिटेक्ट करेगा और एनालाइज करेगा, इसके लिए इसको भेजा गया है। ये स्पेक्ट्रोमीटर जो है एक डिवाइस होता है जो सन के आपके वेवलेंथ को एनालाइज करता है, डिटेक्ट करता है, इसी के लिए इसको जो है भेजा गया है आदित्य L1 को सन के ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। आपके BSSC SI में डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु में है। लेटेस्ट मिशन के बारे में पूछ सकता है, जो आपको बता दिया, चंद्रयान 3 और आदित्य L1। ठीक है, इसके अलावा आप नासा का भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और इसरो का तो आप जान ही रहे हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, ये साइंस एंड टेक से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऊपर में मेंशन है साइंस एंड टेक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडिया चाइना रिलेशन। जी हाँ, ये हमेशा जो है न्यूज में रहता है और ये आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों तरह से, मेंस को भी लेके और प्रीलिम्स को भी लेके। तो आइए देखते हैं क्या है। सी राजा मोहन राइट्स इंडिया शुड नॉट टेक टू चाइना। ठीक है, कि जैसे चाइना इंडिया के साथ ट्रीट करता है, इंडिया को भी जो है वैसा ही ट्रीट करना चाहिए, एग्रेशन के साथ, चाहे पॉलिटिकल इश्यू हो, चाहे वो बॉर्डर डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो, वहां भी जो है इंडिया को भी जो है एग्रेशन दिखाना चाहिए। सबसे पहले बात यहाँ पर करते हैं क्वाड की। जी, क्वाड जो है 4 देशों का समूह है, इसमें कौन कौन है आपका, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, उसके बाद आपका जापान है और USA है। ठीक है, 4 देशों का समूह। इसको किस लिए बनाया गया है, इंडिया पैसिफिक ओशियन में जो है चाइना की उपस्थिति को कम करने के लिए, चाइना के एग्जिस्टेंस को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया। ठीक है, आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अभी देखते हैं पहले डिस्प्यूट कब से ज्यादा स्टार्ट हुआ इंडिया का, तो ये स्टार्ट हुआ है 5 मई 2020 से मिलिट्री स्टैंड ऑफ के बाद। जी हाँ, 5 मई 2020 को जो है मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था, चाइना ने मिलिट्री लाकर खड़ी कर दी थी बॉर्डर पर, बॉर्डर डिस्प्यूट वहीं से शुरू हुआ। अब देखेंगे कहां कहां जो है चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। सबसे पहले है वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख, ये सबसे ज्यादा डिस्टर्ब एरिया है। यहाँ चाइना ने, शुरुआत चाइना ही की तरफ से हुआ था, चाइना रिजेक्ट जॉनसन लाइन। ठीक है, जॉनसन लाइन को उसने रिजेक्ट कर दिया और किसको उसने एडमायर किया, मैकडोनल्ड लाइन को, जिसके वजह से अक्साई चीन का जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा चाइना क्लेम करता है।
अक्साई चीन का जो एरिया है ये होना तो चाहिए जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट, लद्दाख का पार्ट, ठीक है। अब टेरिटरी बन गई है साल 2019 में, तो ये लद्दाख का पार्ट होना चाहिए था, लेकिन ये अभी अक्साई चीन कहलाता है। जबरदस्ती जो है चाइना इस पर अपना ये दिखाता है, ये वाले एरिया की बात हो रही है, ठीक है। जबकि ये है लद्दाख का पार्ट, क्लेम इंडिया के थ्रू होता है, लेकिन एरिया हेड बाय चाइना है इंडिया ही का, ठीक है। ये एक सबसे पहले वेस्टर्न सेक्टर वाला एरिया है जो डिस्टर्ब है। उसके बाद मिडिल सेक्टर का एरिया हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये उतना ज्यादा नहीं है यहाँ पे डिस्प्यूट, ठीक है, लेकिन है यहाँ पर भी। लद्दाख में ज्यादा है, यहाँ पर कम है। इसके बाद सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कहाँ, ईस्टर्न सेक्टर में। ईस्टर्न सेक्टर जब बात करेंगे तो आपको दो स्टेट आना चाहिए आपके ज़हन में, एक सिक्किम और दूसरा अरुणाचल प्रदेश। ये वाला एरिया देखिए, ये जो है ईस्टर्न में पड़ जाता है आपके, ये दोनों जो है अरुणाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा क्लेम करता है चाइना, और सिक्किम पर भी क्लेम करता है। ये बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया। आपसे पूछ सकता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट का एरिया जो है कौन कौन सा है। अगर उसमें एरिया को उसने मेंशन कर दिया इस तरह से कि वेस्टर्न एरिया में कौन सा है, तो आपको वहां पे याद रखना है लद्दाख। अगर उसने मिडिल की बात कर दी तो आपको याद रखना वहां पर हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। अगर उसने ईस्टर्न पार्ट की बात की तो आपको हो जाएगा क्या, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम हो जाएगा। और ये भी याद रखिए कि मैकमोहन लाइन जो है आपके ईस्टर्न पार्ट की ही बाउंड्री है, अरुणाचल और सिक्किम की। और उसके बाद आपका जो अगर मैकडोनाल्ड लाइन की बात करेगा तो वो लद्दाख से बाउंड्री बनाता है, किसके साथ, चाइना के साथ, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, ये तो बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया। इसके अलावा भी चाइना से हमारा डिस्प्यूट है वाटर को लेके। ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो वाटर है उसको भी लेके जो है चाइना कभी कभी हमें डिस्टर्ब करता रहता है। उस पर लगातार वो डैम बना रहा है, वाटर रोक रहा है, ठीक है, अपनी तरफ कभी छोड़ देता है वाटर, जिससे आसाम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ की समस्या आ जाती है। ये सब जो है डिस्प्यूट का हिस्सा है। देखिए अदर डिस्प्यूट में आप देखिए वाटर और तिब्बत डिस्प्यूट। तिब्बत को चाइना जो है अपना पूरी तरह का पार्ट मानता है, चाइना+1 पॉलिसी के अंदर इसको रखता है। चाइना+1 पॉलिसी में ताइवान हो गया, तिब्बत हो गया, ये सब चाइना के साथ चले जाते हैं। जबकि भारत जो है चाइना+1 पॉलिसी का स्वागत भी करता है, मानता भी है। उसके बाद भी जो है चाइना इस तरह के बॉर्डर डिस्प्यूट और वाटर डिस्प्यूट पे लगातार जो है अपना प्रभाव दिखाता रहता है, ठीक है। अब ये एरिया कुछ खास है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि दमचौक कहाँ है, ठीक है, तो वो लद्दाख में, और साल 2014 से जो है यहाँ पे डिस्प्यूट है। उसके बाद देपसाना है, ये भी लद्दाख में है, साल 2015 से जो है डिस्प्यूट में है। और इसके बाद डोकलाम तो प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलता है, सिक्किम में है। गलवान की घाटी भी लद्दाख में है। तो गलवान का याद रखिएगा आप कि लद्दाख में है, और डोकलाम भी याद रखिए। डोकलाम एकमात्र सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड एरिया है जो सिक्किम में है, ठीक है। भूटान और इंडिया के बीच का ये पार्ट है आपको डोकलाम, ठीक है। और चाइना भी यहाँ पे जो है अपना क्लेम करता है, इसीलिए ये डिस्प्यूट का पार्ट बना हुआ है साल 2017 से, ठीक है। अदर वाटर डिस्प्यूट आपने देख लिया, तिब्बत डिस्प्यूट आप समझ गए। ये पूरा एरिया है जो कि डिस्टर्ब रहता है। अब एक और है जो कि इंडिया का सरदर्द बना हुआ है, BRI डिस्प्यूट। BRI जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, किसका, चाइना का है। और ये पार्ट है आपको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, ठीक है। ग्वादर पोर्ट से इन्होंने क्या किया है कि अपने चाइना के कस्बार में रोड लिंक बना दिया है। और ये जो रोड लिंक है ये कहां से होके जा रहा है, इंडिया के कश्मीर वाले एरिया से जा रहा है, ठीक है। ये पूरी तरह से जो है कश्मीर से इन्होंने पार कर दिया। ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं ये जो है पूरा इंडिया है यहाँ तक, ठीक है। लेकिन इस जबरदस्ती जो है पाकिस्तान इसको ऑक्युपाइड किए हुए, और उसके बाद उसने यहाँ से अलाउ कर दिया है चाइना को रोड लिंक बनाने के लिए, जो कि चाइना ने लगभग कंप्लीट कर भी लिया है। तो ये इंडिया के लिए एक सरदर्दी है, क्योंकि एरिया पूरा इंडिया का था यहाँ तक, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। और BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मतलब ये है कि चाइना चाहता है कि पूरे एशियन कंट्री को रोड के जरिए से जो है लिंक कर दिया जाए, जो कि उसके लिए क्या करता है, वो डेट ट्रैप पॉलिसी चलाता है। जो भी इकोनॉमिकली वीक
कंट्रीज है एशिया में उसको लोन प्रोवाइड करता है और उसके बाद उसमें अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर देता है। तो उसको कम करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, जैसा कि आप देख रहे हैं I2U2, क्वाड, IMEC, PGII। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं आपके किस लिए बने हैं? ये सब बने हैं कहीं ना कहीं चाइना को रोकने के लिए। कहाँ? इंडो पैसिफिक एरिया में और एशिया ट्रेड मार्केट में किसी भी तरह से जो है चाइना का अस्तित्व कम किया जाए। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ये किस लिए है? ये भी है आपको चाइना की पॉलिसीज को काउंटर करने के लिए। IMEC, ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना के दबदबे को कम करने के लिए। उसके बाद I2 को तो आप जान रहे हैं, I2U2 में 2 I है, इसका मतलब इजराइल है और एक इंडिया है, और 2 U है, एक का मतलब USA है और दूसरे U का मतलब UAE है। ठीक है, ये 4 देशों का है। क्वाड के बारे में आपको पहले ही बता दिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, USA एंड जापान। ठीक है, तो आपको USA भी हर जगह मिलेगा क्योंकि USA और चाइना दोनों जो है एक दूसरे के ओपोनेंट है, और चाइना का वैसे पूरी दुनिया में कहीं रिलेशन अच्छा नहीं है, सब जगह वहां उसका डिस्प्यूट है। सबसे बड़ा जो चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया पैसिफिक ओशियन रीजन में चल रहा है, जहां चाइना जो है अपना पूरा दबदबा कायम करने में लगा हुआ है लगातार, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए सरदर्दी है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये आपको अच्छे से याद रखना है, चाइना की ये जो सारी है ये कंटिन्यू न्यूज में बना रहता है, ये आपको खुद से करना है, इसके बारे में आपको बताना है, खुद से एक हिंट देते चलते हैं कि ये भी जो है चाइना के लिए ही है कहीं ना कहीं। इसको जो है आप देखिएगा, अच्छे से कीजिएगा, इसका पूरा नाम ही याद रख लीजिएगा तो बहुत है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ये अभी रिसेंट इन न्यूज में था। अब देखिए पेपर कटिंग में क्या है, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि नाम बदलता है तो एग्जामिनेशन हॉल के में भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो गया है क्या? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य। और दूसरी चीज ये याद रखिए कि नेट पॉलरेक्स 9 गुजरात में 9वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास हुआ है। ये अभ्यास कोस्टल गार्ड के थ्रू हुआ है और कोस्टल रीजन को साफ सफाई के लिए यह अभ्यास किया गया है, और गुजरात में हुआ है। एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, अपने आप में आपसे एरिया पूछा जा सकता है कि कौन से कोस्टल एरिया में हुआ है, तो गुजरात वाले में हुआ। तीसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिएगा कि स्वाइन फ्लू जो है इंसान में ट्रांसफर होने लगा है, और ये पहला केस कहाँ देखा गया है? ब्रिटेन में। ठीक है, तो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि स्वाइन फ्लू ट्रांसफर होने लगा है इंसान में, ऐसा पहला केस मिला है। ब्रिटेन में पहली बार मिला इंसानों में स्वाइन फ्लू वायरस। ठीक है, कहाँ मिला स्वाइन फ्लू वायरस? तो ब्रिटेन में। आज के लिए बस इतना ही, जो टास्क दिया है इसको कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा, तो एग्जाम में कम तिल मिलाइएगा।